एक गांव में विभूति नाम का व्यक्ति रहता था। वह गांव में घूम घूम कर गुब्बारे बेचता था। गुब्बारे बेचकर उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। वह सोच रहा था कोई और काम ढूंढे। विभूति के पड़ोस में गणेश नाम का एक व्यक्ति था, लेकिन वह पढ़ाई करने के लिए बचपन में ही शहर चला गया था। विभूति और गणेश दोनों ही बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे। पढ़ाई पूरी करके गणेश वापस गांव आता है और घर वालों से मिलता है और विभूति से भी मिलता है। कैसा है भाई, तू तो इतने सालों में बदल ही गया। अच्छा, सिर्फ मैं ही बदल गया? तू भी तो बदल गया है। बोल, क्या काम कर रहा है शहर में? क्या बताऊं यार, पढ़ाई पूरी करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिल पाई। हाँ यार, मैं भी कोई खास काम नहीं कर रहा। बस गांव में गुब्बारे बेचने का काम करता हूँ, जिससे 2 वक्त के भोजन का इंतजाम हो पाता है। तो क्यों ना हम मिलकर कुछ नया काम करें। गांव में महंत देव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो लोगों को काम दिलवाता था और नए नए काम करने के सुझाव भी दिया करता था। गांव में महंत देव नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो लोगों को काम दिया करता था और नए नए काम करने के सुझाव देता था। विभूति और गणेश सोचते हैं महंत देव के पास जाकर सलाह लें कि आगे क्या करना चाहिए। दोनों महंत देव के पास जाते हैं। कहो, कैसे आना हुआ? हमें आपसे राय लेनी थी। हम कुछ नया करना चाहते हैं। क्या कोई काम आपके पास है जो हम कर सकें? मेरे पास तो एक फलों की दुकान है। उसके लिए कोई अच्छे लोग को ढूंढ रहा हूँ, जो दुकान की अच्छे से देखभाल कर सके और ईमानदार भी हो। जी, हम है ना, हम आपकी दुकान को बहुत अच्छे से चला सकते हैं। हाँ, गणेश सही कहता है। वैसे कौन से फल की दुकान है? मौसम्बी बेचने का दुकान है, लेकिन मौसम्बी लाने के लिए तुम दोनों को यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरे मौसम्बी के बागान पर जाना होगा और वहाँ से मौसम्बी लेकर दुकान पर बेचना होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? जी हाँ, हम दोनों सब संभाल लेंगे। आप हमें बस काम दे दीजिए, हम पूरी ईमानदारी से आपकी दुकान को चलाएंगे। ठीक है, अगर तुम लोग ये स्वीकार कर रहे हो तो मैं तुम लोगों को काम पर रखता हूँ। मैं तुम दोनों को हर महीने तनख्वाह भी अच्छी दूंगा। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। महंत देव की दुकान कई सालों से बंद पड़ी थी, वहाँ कोई नहीं आता था। गणेश और विभूति दोनों दुकान की साफ सफाई करते हैं और अगले ही दिन से सुबह सुबह मौसम्बी लाने के लिए बागान पर निकल जाते हैं। मौसम्बी लेकर आते हैं और पूरी दुकान में सजाते हैं और लोगों को बुलाते हैं। सभी मौसम्बी खरीदने के लिए आने लगते हैं। महंत देव दोनों की जांच करने दुकान पर आता है। क्या चल रहा है विभूति? जी देखिए, हम मौसम्बी लाकर बेचना शुरू कर चुके हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह तुम लोग काम करो, मैं चलता हूँ। महंत देव दोनों के काम से संतुष्ट होकर वहाँ से चला जाता है। दोनों उस मौसम्बी की दुकान को अपनी दुकान समझकर हर छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखते थे। सुबह से लेकर शाम तक वह सारी मौसम्बियाँ बेच दिया करते थे। दोनों का व्यवहार इतना अच्छा था कि सभी गांव वाले मौसम्बी लेने के लिए भीड़ लगा लेते थे। कुछ ही महीनों के बाद विभूति और गणेश की मौसम्बी की दुकान की बहुत चर्चा होने लगी और सभी वहीं से मौसम्बी ले जाने लगे। जब महंत देव की दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई, तो महंत देव सोचता है, इन दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। पूरे गांव में हमारी दुकान की चर्चा रही है। इन्हें हटाकर कोई सस्ता आदमी रख लूं, जिससे मेरे पैसे भी बचने लगेंगे। यह सोचकर वह दुकान पर आता है। सुनो तुम दोनों, मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ हाँ, बोलिए, क्या बात है? तुम दोनों बहुत ही आलसी हो। मैंने सुना है तुम सारा दिन दुकान में आराम करके बिताते हो। क्या मैं आराम करने के लिए तुम्हें पैसे देता हूँ? जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम दोनों सुबह बागान से मौसम्बी लाने से लेकर शाम तक हर एक काम करते हैं, और आप कह रहे हैं हम आराम करते हैं। ये बात आपसे किसने कह दी? अरे फालतू की बातें मत करो, मैं सब जानता हूँ। बस इसीलिए मैं तुम दोनों को काम से निकालता हूँ। अगर तुम दोनों को सोना ही है तो घर जाकर सो, मेरे दुकान को छोड़ दो। यह सुनकर विभूति को बहुत गुस्सा आता है। ये आप क्या बकवास किए जा रहे हैं? इतने महीनों तक हमने ही इस दुकान को चलाया है, और आप अब अचानक कहते हैं कि हम दोनों आराम करते हैं। अगर हम सारे दिन आराम करते तो फल कैसे बिक रहे हैं? दुकान मेरा है, जहाँ से मौसम्बी लाते हो वो बागान भी मेरी है, तो मर्जी भी मेरी ही चलेगी। मैं कहता हूँ तुम दोनों को निकल जाओ यहाँ से, मतलब तुम दोनों तुरंत निकलो। गणेश और विभूति उदास होकर वहाँ से निकल जाते हैं।
इतना अच्छा काम चल रहा था, हर महीने तनख्वाह मिल जाती थी, पता नहीं क्या हो गया। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया, उन्होंने हमें काम से क्यों निकाल दिया। अगले ही दिन महंत देव एक कम उम्र के लड़के को दुकान पर काम के लिए रख लेता है और उसे बहुत कम पैसे देता है। जब गणेश और विभूति मौसमी की दुकान के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने दुकान पर एक छोटे से बच्चे को बैठा हुआ देखा। वह उनसे बातचीत करने के लिए दुकान पर आते हैं। बातचीत करते वक्त ही उन्होंने उनसे तनख्वाह भी पूछ ली। तनख्वाह जानने के बाद गणेश और विभूति समझ जाते हैं कि महंत देव ने उनके साथ ऐसा क्यों किया है। भाई तू समझ, महंत देव ने ऐसा क्यों किया। हाँ भाई, पैसे बचाने के लिए इन्होंने इस छोटे से बच्चे को काम पर रख लिया है। दोनों उदास होकर गांव में घूम रहे थे। घूमते घूमते तालाब के पास आकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वह बातें कर ही रहे थे, तभी आसमान से एक मौसमी तालाब के पास आकर गिर पड़ती है। गणेश मौसमी को उठा लेता है। भाई ये देख, कितनी खूबसूरत मौसमी है। हाँ भाई, स्वादिष्ट भी लग रही है, चलो इसे खा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, इसे नहीं खाते हैं, मैं इसे माँ को ले जाकर दूँ। को मौसमी देते हुए सारी सच्चाई बताता है। महंत देव ने उसके साथ कितना बुरा किया, यह भी वह माँ से बता देता है और वहाँ से चला जाता है। मेरे बेटे को उसने काम से निकाल दिया और मैं उसकी दुकान के फल खाऊंगी? बिल्कुल नहीं। गणेश की माँ को लगता है जैसे वह मौसमी महंत देव की दुकान की है, क्योंकि हर रोज गणेश महंत देव की दुकान से ही मौसमी लेकर आता था। गुस्से में गणेश की माँ मौसमी को बाहर खेत की ओर फेंक देती है। अगले दिन जब सभी उठते हैं तो देखते हैं एक बहुत ही विशाल मौसमी का पेड़ उगा हुआ है। गणेश की माँ कहती है, अरे बेटा, मैंने तो कल उस महंत देव की दुकान की मौसमी को यहाँ फेंका था, आज इतना बड़ा पेड़ कैसे आ गया? माँ, वो मौसमी महंत देव की दुकान की नहीं थी, वो तो हम जब तालाब के किनारे बैठे थे तब आसमान से गिरी थी। माँ, मुझे लगता है ये जरूर कोई जादुई मौसमी है, तभी तो ये एक दिन में इतना बड़ा पेड़ बन गया। दौड़ता हुआ गणेश विभूति के पास आता है और उसे सारी बातें बताता है। दोनों खेत के पास आते हैं। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। अब तो हमें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, इस पर जितने मौसमी उगेंगे उन्हें ही बेचेंगे। विभूति और गणेश पेड़ से सारी मौसमी तोड़ लेते हैं और कुछ ही घंटों के बाद वो ज्यादा हो जाती है। वो समझ जाते हैं कि उन्हें जो मौसमी मिली है वह जादुई मौसमी है। दोनों एक ठेले पर मौसमी बेचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे मशहूर होते होते मौसमी की एक बड़ी दुकान गांव में खड़ी कर लेते हैं। आसपास के गांव में भी मौसमी भिजवाने लगते हैं और खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। इधर महंत देव ने जिस बच्चे को काम पर रखा था वह दुकान अच्छे से संभाल नहीं पाता और कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आता। इसी तरह महंत देव की मौसमी की दुकान वापस पहले की तरह ठप पड़ जाती है। सोनू नाम का एक किसान अपनी बीवी सीता के साथ रहता था। वह बहुत गरीब थे। किसी दिन खाने को मिलता है और किसी दिन पानी पीकर ही रह जाते थे। सोनू के हिस्से में एक बंजर जमीन थी जो उपजाऊ नहीं थी। सीता, मैं खेत पर जाकर खेती करता हूँ, शायद कुछ उग जाए तो हमारे दिन बदल जाए। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे तुम क्या करोगे मेरे साथ आकर? अभी तो वो जमीन बंजार पड़ी है। सुख दुख में तुम्हारा साथ देने का वचन दिया है, तो नई शुरुआत में क्यों नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगी। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो। सोनू और सीता दोनों खेत की ओर बढ़ चलते हैं। सीता जमीन देखकर कहती है, यह तो बहुत ही बंजर जमीन है, क्या कुछ उगेगा इसमें? मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं, देखना एक दिन हमारी फसल बहुत ज्यादा होगी और हमारे दिन बदल जाएंगे। अब सोनू और सीता दोनों खेत में मेहनत करने लगते हैं, पर कुछ नहीं उगता। एक दिन सोनू परेशान होकर बैठा था तो बीच खेत में उसे एक खीरा दिखा। उसने पास जाकर देखा तो वह एक पका हुआ खीरा था। सोनू उसको उठाता है और कहता है, अरे यही मिला था, इतनी मेहनत करने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगा, सारी मेहनत पानी में चली गई। मिला तो क्या, सिर्फ एक पका हुआ खीरा। सोनू पके हुए खीरे को जमीन पर फेंक मारता है तो खीरे का एक कोना टूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसके बीज जमीन पर गिर जाते हैं। तभी सोनू को ख्याल आता है, क्यों न इसके बीजों का खेती में काम लिया जाए, क्या पता खीरे की ही खेती हो जाए। चलो इसी खीरे को मैं घर लेकर जाता हूँ और अब की बार खीरे की खेती करके देखता हूँ, क्या पता
इस पके हुए खीरे के बीज ही काम आ जाए। सोनू घर आ जाता है। वह खीरे को घर पर लाकर रख देता है तो सीता कहती है, अरे आप आ गए, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। कुछ उगा क्या खेत में? सोनू खीरे को सीता को देते हुए कहता है, ये लो खीरा, एक पूरे खेत में बस यही खीरा उगा है। सीता उसको लेकर रसोई की एक मेज पर रख देती है और रसोई का काम करने लगती है। परेशान मत होइए आप, लीजिए खाना खा लीजिए। और थोड़ा सा खाना सोनू की थाली में पलटकर थोड़ा सा खाना अपनी थाली में पलटकर खाने लगती है। तभी खीरे का एक बीज पास ही रखी हुई पतीली में गिर जाता है और जैसे जैसे वो पतीली में चावल निकालती है, चावल बढ़ता रहता है। सुनिए जी, हम जितना खाना खा रहे हैं, खाना उतना ही बढ़ता जा रहा है और पेट भी भर गया है, फिर भी खाना बच रहा है। सही कह रही हो सीता, पेट भर गया और आज खाना भी बच गया। अब यह बेकार ना हो जाए। ऐसा करो, पास में जो कपिल रहता है ना, जो बेचारा अनाथ है, उसको दे आओ, उसका भी पेट भर जाएगा। सीता खाना लेकर कपिल को देने के लिए चली जाती है। इसी तरह यह दिन बीत जाता है। अगले दिन, सीता, मैं आज खेत पर जाकर देख के आता हूँ, कुछ काम बना या नहीं। ठीक है, मैं 2 रोटियां बांध देती हूँ, प्याज के साथ खा लेना। नहीं नहीं, 2 रोटी नहीं, एक ही रोटी बनाकर बांध दो। एक रोटी तुम खा लेना, नहीं तो तुम भूखी ही सो जाओगी, मुझे पता है। एक तुम खा लो और एक मैं खा लो, इस तरह से दोनों के पेट भर जाएंगे। ऐसा कहकर सोनू एक रोटी लेकर खेत पर चला जाता है। वहाँ जाकर थोड़ी देर के बाद वह खाना खाने के लिए अपनी पोटली खोलता है तो एक टुकड़ा तोड़ता है और रोटी उतनी ही बढ़ जाती है। अब उसका पेट भर जाता है, लेकिन रोटी खत्म ही नहीं होती। अरे ये क्या हो रहा है? आज मेरा पेट भर गया पर रोटी तो वैसे का वैसा ही है। इसी बात का हल निकालने वह घर लौट जाता है और अपनी बीवी से कहता है, सीता, लो ये रोटी तुम खा लो, मेरा पेट भर गया है। और यहाँ सीता के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। उसका पेट भरा हुआ होता है। जी, ये रोटी खत्म ही नहीं हो रही है, जिसमें से आपने और मैंने दोनों ने पेट भर खाना खा लिया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे तुम तो बेकार का वहम कर रही हो। वहम नहीं, हकीकत है। तभी सीता की नजर रोटी के पास पड़े एक खीरे के बीज पर पड़ती है और वह कहती है, अजय सुनिए, क्या यह सब इस पके हुए खीरे की वजह से तो नहीं हो रहा है? क्या बकती हो? आखिर एक खीरा हमारी किस तरह से मदद कर सकता है? सच कह रहे हैं आप, हमारी मदद तो भगवान भी नहीं कर रहा, तो यह कैसे मदद कर सकता है? पर उसका मन नहीं मानता और वह उस खीरे के बीज को जांचने लग जाती है। आधी बाल्टी पानी भरती है और उसमें से 1 गिलास पानी निकाल लेती है और बीज को डाल देती है। वो जितना पानी निकालती है, पानी की बाल्टी में उतना ही पानी भर जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह खीरा जादुई है। वह सोनू को बुलाती है, अजय सुनिए, जल्दी आइए। क्या हुआ? इतनी परेशान होकर मुझे आवाज क्यों दे रही हो? देखिए, मैंने सच ही कहा था, कुछ तो गड़बड़ है इस खीरे में। यह खीरा जादुई है, इसके बीज से कभी भी बर्तन खाली नहीं रहता। मैंने यह बीज इस पानी की बाल्टी में डाला और जितना भी पानी मैंने इसमें से निकाला, पानी उतना ही बढ़ जाता है। सोनू देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर अपने खेत की तरफ भागता है और वहाँ जाकर देखता है कि उसके खीरे की फसल खेत में लहरा रही है। सोनू और सीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। सीता, देखो हमारी फसल कितनी अच्छी लग रही है। मैं ना कहती थी कि एक न एक दिन हमारे दिन जरूर बदलेंगे। अब सोनू और सीता खेत की फसलों को काटकर दिन ब दिन अमीर होते जा रहे थे। जितना वो फसल काटते, उतनी ही फसल बढ़ जाती। उनकी कामयाबी देखकर गांव के जमींदार को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह सच्चाई जानने के लिए चल पड़ा। एक दिन सोनू और सीता बात कर रहे थे। सीता, इस जादुई खीरा के बीज ने हमारा समय कितना बदल दिया। हम कहां से कहां आ गए। हाँ जी, आप सच कह रहे हो। यह है जादुई खीरा, जो बहुत ही काम का है। इसने तो हमें बहुत ऊपर पहुंचा दिया। यह सब बातें जमींदार सुन रहा था और मन ही मन खीरे को चुराने के लिए सोचने लगा। अरे वाह, ये तो बहुत काम की बात पता चली कि इनके पास एक जादुई खीरा है। क्यों ना मैं इसको चुराकर रात ही रात पैसा कमा लूं। यह सुन जमींदार वहाँ से चला जाता है।
और जमींदार उसी रात को जादुई खीरा चुरा लेता है और अपने घर आ जाता है। ए जादुई खीरा, और बड़ा हो जा, और बड़ा हो जा। जादुई खीरा अपने में से बहुत सारे खीरे बना देता है और देखते ही देखते उसका घर खीरों से भर जाता है। अरे रुको रुको, अब तुमने तो मेरा सारा घर ही भर दिया। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मुझे सांस नहीं आ रही है। ये तो बढ़ते हुए खीरे को कोई रोको। पर जादुई खीरा रुकने का नाम नहीं लेता और उन जादुई खीरा के वजन से उसका पूरा घर टूट जाता है। घर टूटते ही जमींदार वहाँ से भाग निकलता है और जोर जोर से सोनू को पुकारता है। अरे सोनू, बचाओ बचाओ मुझे इन जादुई खीरों से, ये मुझे मार देंगे, बचाओ। भागते भागते एक जगह जमींदार जमीन पर गिर जाता है। तभी वहाँ उड़ते हुए बहुत सारे जादुई खीरे आ जाते हैं और जमींदार को घेर लेते हैं और जमींदार रोने लगता है। तभी वहाँ सोनू आ जाता है। सोनू, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे जादुई खीरे को मैंने चुराया। जादुई खीरो, इनको माफ कर दो और आप यहाँ से चले जाओ ताकि कोई आपका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और आपने जैसे मुझ गरीब पर अपनी कृपा करी वैसे मेरे सभी गांव वालों पर करो। तभी जादुई खीरा हवा में ऊपर जाता है, अपने सभी बीजों को हवा में फैला देता है और जादुई खीरे के बीज पूरे गांव के सभी खेतों में फैल जाते हैं और जिसने भी जो खेती की होती है उसके खेत में बहुत सारे अनाज होने लगते हैं और इस तरह सोनू ही नहीं उसके पूरे गांव की तरक्की हो जाती है। मोनू सवेरे उठकर अपनी गाय मोनी को चारा डालते हुए उससे बातें कर रहा था। मोनी गाय भी खाते हुए आंखें मटकाते हुए उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी। अरे मेरी प्यारी गैया, आज कुछ ज्यादा दूध दे दे मैया। कुछ और पैसा आ जाए तो तुम्हारा मोनू आज मेला देखने चला जाएगा। तुम तो जानती ही हो आजकल अठन्नी दिए बिना जलेबी भी नहीं मिलती। झूला झूलने के लिए झूले वाला 4 आने मांगता है। यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो ये बंदा आज मजे से झूला भी झूल पाए और मिठाई भी खाए। बोलो बोलो, तुम यही चाहती हो ना? मोनी गाय ने आंखें मटकाकर हामी में सर हिला दिया। मोनू ने मुस्कुरा दिया। मोनी गैया, सब कहते हैं मोनू अनाथ है, लेकिन मैं कहता हूँ जब मोनी का साथ है तब भला मोनू कैसे अनाथ है? लग गई, वरना। मोनू भावुक हो गया था, उसकी आंखें भर आई थीं। मोनी गाय प्यार से मोनू को चाटकर लुभाने लगी, जैसे उस पर अपनी ममता लुटाने लगी। पशु भी अपना और पराया समझते हैं, उनके अंदर भी प्यार की भावना होती है। मोनी गाय ने खूब दूध दिया। मोनू ने भी दूध पिया और आधे से ज्यादा बेच दिया। मोनू खूब मगन होकर मुस्कुराते हुए मेला देखने चला गया। वह जैसे ही मेले से लौटा, मोनी उसका इंतजार कर रही थी। वह बार बार उसे पुकार रही थी। मोनू ने एक प्यारी सी घंटी मोनी गैया के गले में बांध दी और उसे मिठाई भी खिलाई। मैया, आज बहुत दिन के बाद मैंने मिठाई का स्वाद लिया और तुमको भी खिला दिया। मोनी ने मुस्कुराकर मोनू की बात का समर्थन किया। इतने में बहुत जोरों की मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मोनू अपनी गैया को लेकर अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया। कुछ देर में घास फूस की छत से पानी टपकने लगा। मोनू यह देखकर मन ही मन डरने लगा। वह सोच रहा था कि बारिश थम जाएगी, लेकिन वह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात हो गई। मोनू अपनी टूटी हुई चारपाई को गैया के पास रखकर सोने का प्रयास करने लगा। उसका मन घबरा रहा था, इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। मोनी मैया, ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इस गरीबी में बड़ी तकलीफ दे रही है। मोनू प्यारे, तू घबरा मत रे। जब मोनी साथ है तो चिंता की क्या बात है? अरे मैया, तुमने तो कमाल कर दिया। इंसान के जैसे बोल कर दिखा दिया। ये तो चमत्कार हो गया। अचानक झोपड़ी के अंदर पानी आने लगा। मोनू ने चारों तरफ देखा तो बाढ़ का माहौल था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। मोनू बेटा, मुझ पर सवार हो जाओ और इस मुसीबत से पार हो जाओ। चारों तरफ पानी ही पानी था। मोनू अपनी गैया के पीठ पर सवार हो गया और चल पड़ा। मोनी गाय तैरते हुए ऊंचाई की तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वह एक सुरक्षित ऊंचाई वाले स्थान पर पहुंच गई। मैया, इस बाढ़ ने तो हमें बेघर कर दिया। जो भी था सब कुछ ले लिया।
ऊपर वाला बहुत दयालु है, वह कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। यह देखो, लाल लाल कोई फल दिखाई दे रहा है, चलो खाते हैं। मोनू आगे बढ़ा और उसने देखा कि एक शिमला मिर्च का पौधा है जो लाल बड़े बड़े शिमला मिर्च से लदा हुआ है। अरे मैया, ये तो शिमला मिर्च है। मैंने तो सोचा था कोई मीठा फल होगा और हम अपनी भूख मिटाएंगे। अब तुम ही बताओ, इसको हम कैसे खाएं? रुको जरा, मैं देखती हूँ, इसका स्वाद चखती हूँ। ध्यान से देखो, शिमला मिर्च बहुत बड़ा होता जा रहा है। अरे यह तो बहुत स्वादिष्ट है और मीठा है। लो, तुम भी खाओ। अरे हाँ, ये तो सचमुच बड़ा अलवेला फल है, अपने ढंग का अकेला फल है। चलो दोनों पेट भर के खाएंगे, इसके बाद पेड़ के नीचे सो जाएंगे। अरे हाँ, मुझे तो खाना खाए बिना नींद नहीं आती। अब यहाँ खाना तो मिलेगा नहीं, यही शिमला मिर्च का सहारा है। मोनी मैया, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि शिमला मिर्च में मीठे फल का स्वाद कैसे आ रहा है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? एक खाने से सब्जी थाली आ रही है, पानी की प्याली आ रही है, तुम्हारे लिए हरी घास भी उग गई है। मोनी गैया घास चरने लगी और मोनू सजी भोजन की थाली पर जुट गया। खाने में एक व्यंजन शिमला मिर्च की सब्जी भी थी। उसने भरपेट खाया। मोनू को बहुत मजा आया। मोनी ने भी खुश होकर आंखों को मटकाया। खाना खाकर मोनू अपनी प्यारी गैया के साथ पेड़ के नीचे सो गया। वह सवेरे उठा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने देखा सामने एक सुंदर घर बना हुआ है। अरे मैया, ये रातों रात घर कहाँ से आ गया? काश हमारा भी ऐसा ही एक घर होता। इतने में शिमला मिर्च की डालियां हिली और आवाज आई, मोनू राजा, यह तुम्हारा ही घर है। इसमें तुम्हारे और तुम्हारी गैया के लिए विशेष व्यवस्था है। तुम जैसे नेक इंसान के लिए मैंने यह इंतजाम किया है, इसीलिए यह नया घर तुम्हारे नाम किया है। अंदर प्रवेश करो और प्रसन्न मन से इसमें निवास करो। मोनू के लिए यह एक सुंदर सपने से भी बढ़कर था। घर के अंदर सारे साजो सामान थे। धन संपदा, बर्तन, पलंग, अलमारी, रेडियो इत्यादि सारी वस्तुओं से सजा हुआ घर मोनू को बहुत प्यारा लगा। उसकी दुनिया बदल गई। उसने बाहर जाकर देखा तो शिमला मिर्च का पौधा और बड़ा हो गया था। उसमें बहुत सारे शिमला मिर्च आ गए थे। मोनू और मोनी बड़े मजे से जीवन बिताने लगे। मोनू प्रतिदिन बहुत सारे शिमला मिर्च तोड़ता और बाजार में बेच आता। इसी तरह वह अपना काम चलाता था। उसने आसपास खेती क्यारी बनाकर कुछ दूसरी सब्जियां उगाना भी शुरू कर दिया। मोनी गैया चारों तरफ फैले हुए विशाल चारागाह में चरती थी और आकर मोनू के घर में बड़े प्यार से रहती थी। एक दिन एक जंगली गेंडा आया और उसने जैसे ही शिमला मिर्च के पौधे में लाल लाल शिमला मिर्च देखे, उसे बहुत गुस्सा आया। उसे लाल रंग से चिढ़ थी। वह बड़ी जोर से दौड़ कर आया और शिमला मिर्च के पौधों को जोर से टक्कर मारी। पूरा पौधा जमीन पर गिर पड़ा। मोनी गैया दौड़ी और उसने अपने सींग से गेंडे पर वार किया, लेकिन गेंडे पर कुछ असर नहीं हुआ। उसका प्यारा शिमला मिर्च का पौधा जमीन पर सो गया और वह देखकर मोनू बहुत दुखी और उदास हो गया। दूसरी तरफ उसने देखा वह गेंडा मोनी गैया की तरफ दौड़ रहा है। गैया आगे आगे, गेंडा पीछे पीछे। मोनू बुरी तरह से डर गया और अपनी गैया को बचाने के लिए डंडा लेकर दौड़ पड़ा। मोनू ने गेंडे के सर पर जोर से डंडा मारा। गेंडा नीचे गिर गया और हार मान लिया। मोनी गैया मोनू के पीछे आई। गेंडा फिर से उठा और मोनू की तरफ दौड़ पड़ा। अचानक चमत्कार हुआ। मोनू और गेंडे के बीच में एक लाल दीवार खड़ी हो गई। गेंडा जैसे ही आगे बढ़ा, उसी दीवार से लड़कर लुढ़क गया। इसके बाद वह कभी नहीं उठ पाया। मोनू ने देखा कि उसी जादुई दीवार ने उसके घर के खेतों के चारों तरफ घेरा बना दिया है और पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है। उसके आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब उसने देखा शिमला मिर्च का जादुई पौधा पहले की तरह खड़ा हो गया है और शिमला मिर्च से लदा हुआ है। मोनी गैया आकर मोनू को प्यार से चाटने लगी। शिमला मिर्च की डालियां भी उनसे प्यार करने के लिए उनकी तरफ झुक गई। मोनू और मोनी सुख के साथ रहने लगे।